हेलो फ्रेंड्स। मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और इसी के साथ साथ आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए संडे स्पेशल कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोलॉजी के टॉप प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चंस लेकर आए हुए। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज के जो क्वेश्चन है वो मेडिकल परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन है। कहाँ से लिए ये भी हम आपको बता देते हैं। तो ये जो क्वेश्चन हमने आज लिए टॉप 15 क्वेश्चन है यूपी सीपीएमटी। यूपी सीपीएमटी एक टेस्ट होता है यूपी में, और ए आई पी एम टी सीबीएसई ए आई पी एम टी और नीट में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो जितने भी क्वेश्चन आज के वो सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना आज बिल्कुल भी। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें, जिससे आपको ये वीडियो प्रत्येक संडे को मिलती रहे। यदि आप लोगों को ये वीडियो चाहिए तो प्रत्येक संडे को चाहिए तो इस वीडियो को आज ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, जिससे नेक्स्ट संडे को आपको ये स्पेशल वीडियो फिर दोबारा से मिल सके। तो चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स हमसे अभी न्यू जुड़ रहे हैं वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक जरूर कर लें, ठीक है। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गलत कथन को चुनिए। जितने भी क्वेश्चन है सभी पूछे हुए क्वेश्चन है, हम आपको पहले ही बता चुके और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो नोटबुक पे नोट डाउन करते हुए चले आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन है आज का हमारा कि गलत कथन को चुनिए। एनीमिलिया में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। प्रोटिस्टा में पोषण की विधियां प्रकाश संश्लेषी विषमभोजी होती है। कुछ कवक खाने योग्य होते हैं और मोनेरा में केंद्रक कला उपस्थित होती है। आपको यहाँ पर असत्य कथन यानी कि कौन सा कथन है वो असत्य है ये आपको बताना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले पहले ऑप्शन पे बात करते हैं, एनीमिलिया में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, तो बिल्कुल सही है। वैसे भी एनीमिलिया के जो जंतु जितने भी जंतु होते हैं उनमें कोशिका भित्ति यानी सेल वाल नहीं पाई जाती है। जितने भी जंतु हैं उन सभी में सेल वाल नहीं पाई जाती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। प्रोटिस्टा में पोषण की विधियां प्रकाश संश्लेषी विषम भोजी होती है, तो ये भी बात सही है। कुछ कवक खाने योग्य होते हैं, हाँ कुछ कवक कुछ खाने योग्य होते हैं, जैसे कि ईस्ट हुआ, मार्केला हुआ, सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी हुआ, ये कवक जो होते हैं वो खाने योग्य होते हैं। तो कुछ कवक कैसे होते हैं, खाने योग्य होते हैं, तो ये भी बात सही है बिल्कुल। मोनेरा में केंद्रक कला उपस्थित होती है, तो ये पॉइंट आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि मोनेरा में जब केंद्रक ही नहीं है, मोनेरा की जो कोशिका है, जगत मोनेरा में जो सदस्य आते हैं उनकी कोशिका प्रोकैरियोटिक होती है, और प्रोकैरियोटिक में आपको पता है केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। जब केंद्रक ही नहीं है तो केंद्रक झिल्ली कहां से होगी, केंद्रक कला ही नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि मोनेरा में केंद्रक कला उपस्थित होती है, तो यही आपका जो राइट आंसर है यही है। ऑप्शन नंबर डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मोनेरा में केंद्रक कला उपस्थित होती है, ये गलत है, ठीक है। बाकी के तीन जो ऊपर ऑप्शन लिखे हुए ये सभी आपके राइट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि जीवाणुओं में सूत्र कणिका का कार्य कौन निभाता है। जीवाणुओं में सूत्र कणिका का कार्य कौन निभाता है, ये आपका सीपीएमटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट संडे हम ये करें कि जो क्वेश्चन जहां से पूछा गया वो लिख के लाया करेंगे, जिससे आपको भी पता चल जाए कि कहां पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि जीवाणुओं में सूत्र कणिका, सूत्र कणिका मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य कौन निभाता है। तो जीवाणु आपको पता है, हमने पिछली वीडियो अभी डाली मोनेरा जगत पर। तो जीवाणु जितने भी होते हैं वो सभी कहां पर आते हैं, जगत मोनेरा में आते हैं। किंगडम कौन सा है इनका, मोनेरा। तो जगत मोनेरा में जो जीवाणु आते हैं उनमें द्वि डबल झिल्ली वाले जो कोशिकांग होते हैं वो इनमें नहीं पाए जाते। जितने भी जगत मोनेरा में सदस्य हैं उन सभी में डबल झिल्ली युक्त, जिनके ऊपर झिल्ली युक्त होती है, जिनके ऊपर मेम्ब्रेन होती है, उनमें ये कोशिकांग नहीं पाए जाते। तो ना ही जो जीवाणु आपका होता है उसमें ना ही तो सूत्रकणिका पाई जाती है, ना ही तो आपका गोल्गी काय होता है, और ना ही आपकी ई आर यानी अंतःप्रदवी जालिका होती है। तो सूत्रकणिका का काम क्या होता है, ऊर्जा को देना। तो ये ऊर्जा कौन देता उसे, तो जीवाणुओं में सूत्रकणिका का जो कार्य है वो कौन निभाता है, केंद्र का, राइबोसोम, कोशिकाभित्ति या मध्यिकाय।
तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मध्यकाय। मध्यकाय को इंग्लिश में मीसोसोम कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पर यहाँ पर क्या पाया जाता है, मीसोसोम पाया जाता है, जो इसको ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओके, समझ में आया। जीवाणुओं में सूत्र कणिका का कार्य कौन निभाता है, तो जीवाणुओं में सूत्र कणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया का जो कार्य है वो मीसोसोम यानी कि मध्यकाय निभाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस जीवित प्राणी में कोशिका भित्ति का पूर्ण अभाव होता है। निम्नलिखित में से किस जीवित प्राणी में कोशिका भित्ति का पूर्ण अभाव होता है। साइनोबैक्टीरिया में, समुद्री पंखा जिसे सी फेन कहते हैं, सैकेरोमाइसीज, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताते हैं आंसर क्या है इसका। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस जीवित प्राणी में कोशिका भित्ति यानी सेल वाल का पूर्ण अभाव होता है, यानी कि नहीं पाई जाती है। तो देखो साइनोबैक्टीरिया एक बैक्टीरिया है, नीलहरे शैवाल है, तो इसमें तो पाई जाती है। सैकेरोमाइसीज एक प्रकार का कवक है, इसमें भी पाई जाती है, जो जिसका प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है, केक बनाने में किया जाता है। बचा हुआ आपका है समुद्री पंखा, जिसे हम सी फेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सी फेन भी कहा जाता है। तो इसी में आपकी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जो समुद्री पंखा है ये जीव किस संघ का है ये भी हम आपको बता देते हैं। तो ये जो समुद्री पंखा या सी फेन जिसे कहा जाता है, ये संघ सीलिंट्रेटा का सदस्य है। किसका, संघ सीलिंट्रेटा का ये सदस्य है, और इसी में कोशिका भित्ति का पूर्ण अभाव होता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था, और पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, उसके साथ साथ आपको जो भी पॉइंट हमको बताना इंपोर्टेंट है वो भी पॉइंट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन को लगातार देखते रहना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्लेन एरिया में किसकी अधिक क्षमता होती है। प्लेन एरिया में किसकी अधिक क्षमता होती है, कायांतरण की, पुनरुत्पादन की, पीढ़ी एकांतरण की, या जैव संदीप्त की। तो देखो प्लेन एरिया जो आपका है आपको पता होगा किस संघ में आता है। तो प्लेन एरिया जो आपका है वो प्लेटी हेलमिंथीज का जन सदस्य है। किस संघ में आता है, प्लेटी हेलमिंथीज का ये सदस्य है। और प्लेन एरिया में किसकी अधिक क्षमता होती है ये आपसे पूछा गया है। तो प्लेन एरिया में पुनरुत्पादन या पुनर्जनन या रीजनरेशन की क्षमता सबसे ज्यादा पाई जाती है। किसकी, रीजनरेशन जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, पुनरुत्पादन कह दो, पुनर्जनन कह दो, इसमें ये क्षमता सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसमें ऐसे यदि इसकी कोई कोशिका नष्ट हो जाए तो इसमें पुनः जनन करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, जनन करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। तो इसमें किसकी क्षमता पाई जाती है, पुनर्उत्पादन की क्षमता बहुत ज्यादा पाई जाती है। यदि इसका कोई ऊतक नष्ट हो जाता है तो वो बहुत जल्दी ही अपना निर्माण दोबारा से कर लेता है। तो सबसे ज्यादा यदि क्षमता आपसे पूछी जाए कि सबसे ज्यादा पुनर्जनन की क्षमता किसमें पाई जाती है, तो वो आपके प्लेन एरिया जो संघ प्लेटी हेलमिंथीज का जंतु है, सदस्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आज का। एक समुद्री उपास्थल मछली जो विद्युत धारा उत्पन्न करती है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताना है कि आपके 15 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन राइट गए। यदि 15 क्वेश्चन में आपके 12 से 13 क्वेश्चन सही जाते हैं, 11-12 क्वेश्चन सही जाते हैं, तो आप समझ लेना कि हाँ हमारी तैयारी सही है कुछ, और नहीं है तो थोड़ा तैयारी कीजिए अच्छे से, आपका सिलेक्शन जरूर होगा यदि आप लोग लगातार पढ़ते रहोगे तो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका, एक समुद्री उपास्थल मछली जो विद्युत धारा उत्पन्न करती है। ऐसी कौन सी मछली है जो विद्युत धारा उत्पन्न करती है, पृष्ठ से है, टॉर्पीडो है, ट्राइगन है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली जो मछली है उसका नाम है टॉर्पीडो। क्या नाम है उसका, टॉर्पीडो। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सी मछली है, टॉर्पीडो। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो अच्छे से याद कर लेना। एक समुद्री उपास्थल मछली, उपास्थियों की बनी हुई है मछली जो विद्युत धारा उत्पन्न करती है, कौन सी है, तो वो आपकी टॉर्पीडो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आज का। निम्नलिखित में से कौन समुद्र के गहरे जल में पाया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन समुद्र के गहरे जल में पाया जाता है? या आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है ऐसे कि निम्नलिखित में कौन गर्म झरनों में पाया जाता है, उच्च ताप उच्च लवणीय स्थानों पर पाया जाता है? इधर आपने पिछली वीडियो देखी होगी, अभी हमने पर कल डाली थी, तो आपको इसका आंसर पता होगा अच्छी तरीके से। तो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन समुद्र के गहरे जल में पाया जाता है? आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, नीलहरी शैवाल या मृतजीवी कवक? तो ये क्वेश्चन आपका जो है वो समुद्र के गहरे जल में, या आपसे पूछा जाए गर्म झरनों में, गर्म झरनों में कौन पाया जाता है? तो आपका आर्के बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया के समान होता है, जीवाणु के समान इसकी संरचना होती है, ये आपका कहाँ पाया जाता है? गर्म झरनों में, जहां पर बहुत ज्यादा ताप हो, बहुत ज्यादा लवण लवण हो, अम्लीयता बहुत ज्यादा होती है, ऐसी जगहों पर ये पाया जाता है। तो यदि आपसे ये पूछा जाए कि समुद्र के गहरे जल में कौन पाया जाता है, तो आर्के बैक्टीरिया है वो समुद्र के गहरे जल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और आर्के बैक्टीरिया पर हमारी पूरी वीडियो डली हुई है। आर्के बैक्टीरिया को कितने भागों में विभाजित किया गया, कितने समूह में विभाजित किया गया, उनके उदाहरण बहुत ही अच्छी तरीके से हमने आपको पिछली वीडियो में समझाया हुआ है, बहुत ही अच्छी तरीके से। तो आप लोग उस वीडियो को एक बार जरूर देखें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है आज का कि निम्नलिखित में से कौन संघ सीलिंट्रेटा का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संघ सीलिंट्रेटा का सदस्य नहीं है? तो सीफेन अभी हमने आपको बताया था समुद्री पंखा है आपका, समुद्री पंखा कहते हैं, जैसे यहाँ पर पंखा लिख लेना, ठीक है। सीफेन, समुद्री पंखा, समुद्री खीरा, सी पेन। तो देखो याद कर ले अच्छी तरीका से, जो आपका समुद्री खीरा है ये सीलिंट्रेटा का सदस्य नहीं है। समुद्री खीरा जो आपका है वो संघ सीलिंट्रेटा का सदस्य नहीं है। तो ये किसका है? आपसे ये पूछा जाए तो ये संघ इकाइनोडर्मेटा में आता है। किसमें आता है? इकाइनोडर्मेटा का सदस्य है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन संघ सीलिंट्रेटा का सदस्य नहीं है? तो समुद्री खीरा जो होता है उस वो संघ सीलिंट्रेटा का सदस्य नहीं है, बल्कि वो किसका है? इकाइनोडर्मेटा का सदस्य है। बाकी के जो है सभी सीलिंट्रेटा के हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। खुले संवहन तंत्र में यानी ओपन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में परिसंचरित द्रव कहलाता है। खुले संवहन तंत्र में परिसंचरित जो द्रव है वो क्या कहलाता है? तो आपको पता होगा खुला परिसंचरण किसमें पाया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए तो खुला परिसंचरण जो तंत्र होता है वो संघ आर्थ्रोपोडा मोलस्का के जंतुओं में पाया जाता है। बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है? तो ऐसा रुधिर हमारे शरीर में जब रुधिर धमनी और सिराओं में बहता है यानी नलिकाओं में बहता है तो वह बंद परिसंचरण तंत्र होता है। और जब जिन सदस्यों जिनके शरीर में रुधिर धमनी सिराओं में नहीं बहता वो कैसा होता है? खुला होता है। यानी कि ऐसे जीव जिनका रुधिर धमनी यानी सिरा यानी नलिकाओं में बहता है वो बंद परिसंचरण तंत्र कहलाता है। और जिनका खुले में बहता है, कोई धमनी कोई सिरा कोई नलिका नहीं होती है, तो उसे हम कहते हैं खुला संवहन तंत्र, ठीक है। तो खुला संवहन तंत्र जो होता है वो आपका संघ मोलस्का आर्थ्रोपोडा के सदस्यों में पाया जाता है। जबकि बंद की बात किया तो मनुष्य जितने भी स्तनधारी उन सभी में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या गया कि खुले संवहन तंत्र में परिसंचरित द्रव कहलाता है, तो वो आपका हीमोलिम्फ कहलाता है। क्या कहलाता है? खुले संवहन तंत्र में परिसंचरित जो द्रव होता है, जो द्रव बह रहा है चारों तरफ, उस द्रव को क्या कहा जाता है? तो उसे हीमोलिम्फ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हीमोलिम्फ। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या होगा? हीमोलिम्फ उसे कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आर्के बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से किसमें भिन्न होते हैं? आर्के बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया को आप जीवाणु कह सकते हो, बैक्टीरिया भी कह सकते हो, और सत्य बैक्टीरिया जीवाणु भी कहा जा सकता है। यानी कि यू बैक्टीरिया एक ही बात होती है, ठीक है। तो आपको बताना होगा यहाँ पर कि आर्के बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से किसमें भिन्न होते हैं? कोशिका कला की संरचना में, पोषण का ढंग, कोशिका का आकार या प्रजनन का ढंग। तो देखो याद कर लें अच्छी तरीके से, इनका पोषण का ढंग वो एक ही होता है, कोशिका का आकार लगभग एक ही होता है, संरचना इनकी समान होती है, प्रजनन का जो ढंग है वो भी लगभग एक प्रकार का होता है। लेकिन कोशिका कला की संरचना इनमें अलग अलग होती है। किसकी संरचना होती है? कोशिका कला की जो संरचना इनमें अलग होती है।
कैसे, देखो हम आपको बताते, थोड़ा ध्यान से सुनना अच्छी तरीके से। जो आर्के बैक्टीरिया होती है उनकी कोशिका कला किससे बनी होती है, और यू बैक्टीरिया उसकी कोशिका कला सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है। तो आपसे ये पूछा जाए तो आप क्या बताओगे। तो देखो आर्के बैक्टीरिया की जो कोशिका कला होती है, इसकी जो कोशिका कला होती है आर्के बैक्टीरिया की, वो बनी होती है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल नोटबुक पे नोट डाउन कर लेना, ग्लिसरॉल ईथर, ईथर लिपिड की। किसकी बनी होती है, ग्लिसरॉल ईथर लिपिड की। किसकी, आर्के बैक्टीरिया की जो कोशिका कला होती है वो ग्लिसरॉल ईथर लिपिड की बनी होती है। जबकि यू बैक्टीरिया की जो कोशिका कला होती है वो ग्लिसरॉल ईथर की जगह पर आप ईस्टर कर देना, ईस्टर, क्या कर देना, ईस्टर। तो इसकी जो कोशिका कला होती है वो ग्लिसरॉल ईस्टर लिपिड की बनी होती है, और इसकी आर्के बैक्टीरिया की ग्लिसरॉल ईथर लिपिड की बनी होती है। वैसे भी आर्के बैक्टीरिया में जो कोशिका भित्ति होती है वो नहीं पाई जाती है, यानी कि पेप्टोग्लाइकेन की जो कोशिका भित्ति बैक्टीरिया की होती है वो इनमें नहीं पाई जाती है। तो वैसे भी कोशिका कला की जो संरचना है वैसे भी इनमें अलग है, ठीक है। तो किसमें भिन्न है, ये कोशिका कला की संरचना में भिन्न है, क्योंकि इनकी कोशिका कला ग्लिसरॉल ईथर लिपिड की बनी होती है, जबकि यू बैक्टीरिया की जो कोशिका कला होती है वो ईस्टर यानी कि ग्लिसरॉल ईस्टर लिपिड की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आज का। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो संघ आर्थ्रोपोडा, सबसे पहले बात करते हैं कटल फिश। कटल फिश, ये जितने भी नाम लिखे हुए, पहली बात तो ध्यान से सुनना, कटल फिश हुई, चाहे आपकी रजत मीन जिसे हम सिल्वर फिश कहते हैं, स्टार फिश, ये कहने के लिए इनमें फिश लगा है, लेकिन ये मछली वास्तविक मछली नहीं है, ये वास्तविक मछली नहीं होती। इस बात को आप लोग ध्यान में अच्छी तरीके से फिट कर ले कि चाहे आपकी कटल फिश हो, चाहे आपकी क्रे फिश हो, चाहे आपकी सिल्वर फिश हो, चाहे आपकी स्टार फिश हो, ये मछली नहीं होती। इनके पीछे मछली यानी शब्द तो लगा है, लेकिन ये मछली नहीं होती, अवास्तविक मछली होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि संघ आर्थ्रोपोडा में कौन सी आती है। तो जो कटल फिश आपकी होती है ये संघ मोलिस्का में आती है। किस में आती है, संघ मोलिस्का का सदस्य है ये, मोलिस्का। अब बात करते हैं स्टार फिश किस में आती है। तो स्टार फिश जो आपकी है वो संघ इकाइनोडर्मेटा में आती है। किस में आती है, इकाइनोडर्मेटा का ये सदस्य है, इकाइनोडर्मेटा का। अब बचा कौन सा आपका, बी ऑप्शन। तो रजत जो मीन है, जो आपकी सिल्वर फिश है, ये संघ आर्थ्रोपोडा का सदस्य है। किसका है, संघ आर्थ्रोपोडा का सदस्य कौन सी है, रजत मीन। आपसे पूछा जा सकता है कि सिल्वर फिश एक ऐसी फिश है वो जो अवास्तविक मछली जिसे कह सकते हैं, और जो किस संघ में आती है। तो ये जो आपकी है वो आर्थ्रोपोडा में आती है, जबकि कटल फिश की बात की जाए तो मोलिस्का में आती है, और स्टार फिश की बात की जाए तो ये संघ इकाइनोडर्मेटा में आती है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। रजत मीन या सिल्वर फिश संघ आर्थ्रोपोडा का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्लाज्मोडियम के चल युग्मनज, प्लाज्मोडियम के चल युग्मनज पाए जाते हैं। तो प्लाज्मोडियम ये जो आपका है वो किस में पाया जाता है, संघ प्रोटोजोआ में आता है, आपको पता होगा पहले से। मादा एनाफ्रीज की आंत में, एनाप्लीज की, मनुष्य की आरबीसी में, या मनुष्य की इकृत में। तो देखो प्लाज्मोडियम जो होते हैं वो मादा एनाफ्लीज की आंत में पाए जाते हैं। मादा एनाफ्लीज क्या है, तो मादा एनाफ्लीज एक प्रकार का मच्छर है जिसके कारण क्या होता है, मलेरिया। मलेरिया जो आपका बुखार होता है वो किसके कारण होता है, यदि आपसे पूछा जाए तो मादा एनाफ्लीज के कारण होता है। ये प्लाज्मोडियम क्या होता है, यहाँ पर आते हैं इस मच्छर के पास, और ये मच्छर के पास, और ये मच्छर जैसे ही हमको काटता है हमारे शरीर में, जैसे ही रुधिर को चूसता है, तो उसका जो प्लाज्मोडियम है वो कहाँ पर पहुंच जाता है, ये मलेरिया यानी ये जो उसका जो प्लाज्मोडियम जो परजीवी है वो हमारे शरीर में आ जाता है, और हमको कौन सा फीवर आता है, फिर मलेरिया। कौन सा आता है, मलेरिया। यदि आपसे पूछा जाए कि मलेरिया किसके कारण होता है, क्या कौन सा है उसका परजीवी, किस संघ में बिलोंग करता है, तो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। और ये पाया कहाँ जाता है, तो ये मादा एनाफ्लीज मच्छर को पहले अटैक करता है, फिर उसके बाद ये मच्छर हमको अटैक करते हैं, तब हमको कहीं बुखार आता है। तो मलेरिया किसके कारण होता है, किस मच्छर के द्वारा होता है, तो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। और पूछा जाए परजीवी कौन सा जीव है उसका, तो प्लाज्मोडियम के कारण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। प्लाज्मोडियम भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये आपको पता होगा।
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना प्लाज्मोडियम कितने प्रकार के होते हैं, मलेरिया ये जो प्लाज्मोडियम है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एस्केरिस की देह गुहा बॉडी कैविटी या सीलोम होती है। एस्केरिस की देह गुहा यानी जिसे हम सीलोम कहते हैं वो कैसी होती है? साइजो सिलोम होती है कि फूट गुहा होती है, सत्य गुहा होती है कि रुधिर गुहा होती है? तो देखो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं एस्केरिस है वो आपका संघ एस्के हेल्मिंथीज का सदस्य है। किसका? संघ एस्के हेल्मिंथीज का सदस्य है ये। और अब आपसे पूछा गया कि इसकी देह गुहा कैसी होती है, इसमें सीलोम कैसी पाई जाती है? तो इसमें जो सीलोम होती है वो कूट प्रगुहा होती है। अब कूट प्रगुहा का मतलब है असत्य गुहा। कैसी होती है? कूट को हम कहते हैं असत्य, असत्य गुहा इसमें पाई जाती है। कैसी गुहा पाई जाती है? जैसे हम कूट प्रगुहा या असत्य गुहा भी कह सकते हैं। तो एस्केरिस में जो देह गुहा यानी कि एस्के एल्मिंथीज में जितने भी सदस्य आते हैं उन सभी में कूट प्रगुहा पाई जाती है। उनकी जो सीलोम होती है वो कैसी होती है? असत्य सीलोम होती है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टेंडन एवं लिगामेंट होते हैं। टेंडन एवं लिगामेंट क्या होते हैं? पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, एपिडर्मल ऊतक या तंत्र का ऊतक? तो देखो सबसे पहले बात करते हैं टेंडन होता क्या है। तो देखो टेंडन है उसे हिंदी में कंडरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंडरा। इनका काम क्या होता है? तो ये एक प्रकार के ऊतक है। पहली बात तो ये जो दोनों नाम लिखे हुए जो यहाँ पर है वो एक प्रकार के ऊतक है। अब कौन से ऊतक है वो अभी हम आपको बता रहे हैं। पहले बात करते हैं कि टेंडन का काम क्या होता है, जिसे हम कंडरा हिंदी में कहते हैं। इसका काम होता है अस्थियों को पेशियों से जोड़ना। अस्थियों को किससे जोड़ना? पेशियों से जोड़ना। जो कंडरा होता है उसका काम होता है अस्थियों को पेशियों से जोड़ना। किसका काम होता है? ये टेंडन का। और उसके बाद बात करते हैं लिगामेंट क्या है। तो लिगामेंट जो होता है उसे हिंदी में कहा जाता है स्नायु। क्या कहा जाता है? स्नायु। लिगामेंट को स्नायु कहा जाता है। इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है दो अस्थियों को जोड़ना। दो अस्थियों को जोड़ना यानी दो अस्थियों से अस्थियों जोड़ने का काम किसका होता है? तो वो लिगामेंट का होता है। और अस्थियों से पेशियों को जोड़ना ये काम किसका होता है? तो ये टेंडन का काम होता है। पहली बात ये दोनों ऊतक है। अब कौन से ऊतक है? तो ये एक प्रकार के संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है इनको। कौन से ऊतक है? संयोजी ऊतक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये जो दो क्वेश्चन हमने आपको बताया कि टेंडन का काम क्या होता है, लिगामेंट का काम क्या होता है, ये वो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे से इनको याद कर लेना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। टेंडन और लिगामेंट एक प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, पेशियों के मोटे तंतु निर्मित होते हैं। पेशियों के मोटे तंतु निर्मित होते। यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ज्यादा से ज्यादा आज कम से कम 50+ लाइक तो आज होने चाहिए। यदि आप लोग 50+ लाइक करते हो आज की वीडियो में इसमें तो नेक्स्ट संडे पक्का हम आपके लिए फिर वीडियो लेकर आएंगे इसी प्रकार की। प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन होंगे जो मेडिकल परीक्षाओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट। यदि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हो, सपोर्ट करते हो, प्लस साथ ही साथ 50+ लाइक करते हो तो आपको नेक्स्ट संडे जरूर ही वीडियो मिलेगी। ठीक है, देखते हैं आप अपना प्यार कितना इस वीडियो पर दिखाते हो। आज बात करते हैं पेशियों के मोटे तंतु निर्मित होते एक्टिन द्वारा, ट्रोपोनिन द्वारा, ट्रोपोमाइसिन द्वारा या मायोसिन द्वारा। तो देखो मोटे तंतु की बात की गई है। पेशियों में दो प्रकार के तंतु, दो प्रकार के फाइबर्स पाए जाते हैं। एक मोटे होते हैं, एक पतले होते हैं। कैसे होते? पतले तंतु। पतले तंतु पाए जाते हैं और मोटे तंतु पाए जाते हैं। तो जो मोटे तंतु होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं पतले तंतु किसके बने होते हैं। तो पतले तंतु जो होते हैं वो आपके एक्टिन द्वारा बनते हैं, ट्रोपोनिन द्वारा बनते हैं, ट्रोपोमायोसिन द्वारा बनते हैं। ये जो तीन नाम लिखे हुए हैं इन तीनों से आपके पतले तंतु बनते हैं पेशियों के। पेशियों के जो पतले तंतु होते हैं वो एक्टिन द्वारा बनते हैं, ट्रोपोनिन द्वारा बनते हैं और ट्रोपोमायोसिन द्वारा बनते हैं। बात करते हैं मोटे तंतु की तो बचा हुआ आपका है मायोसिन, प्रोटीन एक प्रकार की। तो जो मोटे तंतु होते हैं वो आपके मायोसिन के बने होते हैं। 55% जो भाग है वो इसी का होता है। कितना? लगभग 55% जो भाग है पेशियों में वो मायोसिन का होता है। तो आपको पता चल गया होगा कि पेशियों के मोटे तंतु किससे बने होते हैं और पतले तंतु किससे मिलकर बने होते हैं।
ठीक है। ऐसे ही आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा पेशियों के मोटे तंतु किसके बने होते हैं, तो आपको इनमें से कोई ऑप्शन मिलेगा और अदर 3 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो इन चारों के नाम अच्छे से आप याद कर लेना। पेशियों में जो तंतु होते हैं वो किस किस के बने होते हैं, तो एक्टिन के द्वारा, ट्रोपोनिन के द्वारा, प्रोटीन के द्वारा, ट्रोपोमायोसिन के द्वारा और मायोसिन के द्वारा बने होते हैं। लेकिन मोटे की जब बात कर ली जाए तो वह मायोसिन के द्वारा बने होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आज का 15 है। एक क्वेश्चन और है आगे जो आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा, तो जाना नहीं अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि ऐसे जंतु जिनमें शरीर का तापमान आंतरिक रूप से नियंत्रित होता है कहलाते हैं। ऐसे जंतु जिनमें शरीर का तापमान आंतरिक रूप से नियंत्रित होता है क्या कहलाते? जैवतापी, असमतापी, अल्पतापी या समतापी? तो आंतरिक रूप से जब नियंत्रित हो तापमान, टेम्परेचर हमारा, तो उसे हम समतापी कहते हैं। क्या कहते हैं? समतापी कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जिनका रुधिर समतापी समान होता है, जिनका टेम्परेचर, जैसे कि मनुष्य, तो इनका जो रुधिर होता है उसे गर्म रुधिर वाले जंतु भी कहा जाता है। ऐसे जंतु जिनका तापमान समान होता रहता है, नियंत्रित रहता है हमेशा, उनको क्या कहा जाता है? गर्म रुधिर वाले जंतु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गर्म रुधिर वाले जंतु भी कहा जाता है। जैसे कि मनुष्य हुआ, पक्षी हुए, आपके ये कैसे होते हैं? गर्म रुधिर वाले कहे जाते हैं। तो क्या कहलाता है? समतापी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। ज्यादा से ज्यादा सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएं। ठीक है, यदि आपको नहीं पता होगा तो नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताएंगे आके। उन रुधिर कोशिकाओं के नाम बताइए जिनकी संख्या में कमी होने पर रुधिर का थक्कन प्रक्रिया में गड़बड़ हो सकता है और जिनके कारण शरीर में काफी रुधिर जम जाता है। काफी रुधिर जम जाता है क्या कहलाते? ओवेरंजी, बिम्बाणु, ओवेरंजी को न्यूट्रोफिल कहा जाता है इंग्लिश में, बिम्बाणु, रक्ताणु या श्वेताणु? बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको जरूर। ठीक है, तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके हमको बताना। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए नेक्स्ट संडे, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी अभी आप हमसे जुड़ रहे हो तो प्लीज इस चैनल को सपोर्ट करें ज्यादा से ज्यादा, और इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक जरूर कर लें, जिससे हम जो भी वीडियो डालें आपके पास तुरंत हमारा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को शेयर करना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट।